हाय एवरीवन, हाइड्रोजन पढ़ रहे थे हम लोग। 2 लेक्चर्स देख चुके हैं, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कि हाइड्रोजन हैलोजन से कैसे सिमिलर है, कैसे हैलोजन के साथ वह रिजेंबल करता है, और अल्कली मेटल के साथ भी उसका रिजेंबलेंस तो हम लोग देख चुके थे। और एक फिर देखे थे कि अल्कली मेटल से वह अलग कैसे है। ये 3 फैक्ट, अल्कली मेटल से रिजेंबल कैसे करता है, हैलोजन से रिजेंबल कैसे करता है, और फिर अल्कली मेटल से अलग कैसे है। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे कि यह हैलोजन से अलग कैसे है, यह हैलोजन से अलग कैसे है। ऐसा हम लोग डिफरेंसेस ऑफ हाइड्रोजन विथ हैलोजन कि हाइड्रोजन हैलोजन से अलग कैसे है। तो इसमें से सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ मोनोवैलेंट एनायन। समझोगे इस फैक्ट को अच्छे से। हैलोजन जो है कॉन्फ़िगरेशन इनका है NH2Np5, S में 2 इलेक्ट्रॉन्स, P के 3 ऑर्बिटल्स में है 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्टेट के लिए मतलब नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए यह 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और यह जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ऑब्वियसली यह इलेक्ट्रॉन किस में जाना है, यहाँ 5 है, इस ऑर्बिटल में। तो ये X माइनस हो जाएगा, और अब इसका हो जाना है NH2Np6, मतलब ऐसा। इस प्रकार से मतलब हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन जो गेन करके हेलाइड आयन बनाए, तो वह इलेक्ट्रॉन गेन होने से जा कहाँ रहा था, तो p ऑर्बिटल में जा रहा था। लेकिन वही आप हाइड्रोजन की बात करोगे तो इसका तो कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यदि यह 1 इलेक्ट्रॉन और गेन करके हाइड्राइड बनावे तो 1s2, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन है अब जाएगा यहाँ 1s में। अब यहाँ समझोगे कि p और s में क्या अंतर है। s का एक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, p का भी अधिक से अधिक 2 ही हो सकते हैं। ऑर्बिटल चाहे s हो, p हो, d हो, फर्क नहीं पड़ता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन ऑर्बिटल का जो साइज हम लोग जानते हैं उसको तो ऐसे जानते हैं कि s ऑर्बिटल का साइज सबसे छोटा, उससे थोड़ा बड़ा p, उससे थोड़ा बड़ा d, और सबसे बड़ा हो जाता है f, s, p, d और f। ऐसा इलेक्ट्रॉन्स तो सब में 2-2 ही होंगे, इसमें कोई झंझट नहीं है। लेकिन अब जरा आप यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि s का साइज सबसे छोटा है, तो इस छोटे ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन का होना बेहतर है कि यह बड़े ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का होना बेहतर है। क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ही है, मतलब दोनों पे सेम चार्ज है ना, तो दोनों एक दूसरे से जितना दूर रहेंगे उनके बीच रिपल्सन उतना कम होगा, और दोनों जितना नज़दीक होंगे एक दूसरे के उनके बीच रिपल्सन जो है उतना ज़्यादा होगा। तो s ऑर्बिटल का साइज छोटा है, तो छोटा साइज होने के चलते क्या होगा कि यहाँ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होगा, जबकि p में साइज थोड़ा बड़ा है, s से तो बड़ा ही है, तो यहाँ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन उतना नहीं होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन p में जाना चाहेगा। एक बात आप ऐसे बोल सकते हो कि सर 1s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नज़दीक भी तो है, यहाँ 1s है, और आगे आप यदि p की बात करोगे तो पहले s तब ना p। तो यदि s में इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट भी तो ज़्यादा होगा, और p वाला इधर कम अट्रैक्ट होगा, ऑब्वियसली s ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। लेकिन अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों के ओवरऑल रिजल्ट को देखोगे तो 1s ऑर्बिटल है जी, s में भी 3s 4s रहता तो अलग बात था। 1s है जो कि स्मॉलेस्ट साइज का ऑर्बिटल है, तो स्मॉलेस्ट साइज का ऑर्बिटल है तो वहाँ रिपल्सन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो अट्रैक्शन रिपल्सन के ओवरऑल इफेक्ट को देखोगे तो रिपल्सन वहाँ ओवरकम कर जाता है, और रिपल्सन जब ओवरकम कर जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन एस में नहीं जाना चाहेगा।
तो कहने का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी है वह हैलोजन से कम है, क्योंकि हैलोजन का एक इलेक्ट्रॉन p में जाएगा जहां वह ज़्यादा कंफर्ट है ड्यू टू लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन यदि हाइड्रोजन का s में जाता है तो वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ रिपल्सन जो है उसका ज़्यादा होगा। तो हाइड्रोजन का ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाने का टेंडेंसी काफ़ी कम होता है, जबकि हैलोजन काफ़ी आसानी से मोनोवैलेंट एनायन बना सकते हैं। तो यह अंतर हो गया ना कि ये बहुत तेज़ी से बना रहा है नेगेटिव आयन, लेकिन इसको बड़ा दिक्कत हो रहा है। वो काम चलाने के लिए तो बना ले रहा है, लेकिन हो रहा है इसको बड़ा दिक्कत, तो अंतर हो गया इसमें। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस जो है हैलोजन का हाइड्रोजन से, वह है बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन तो सेकेंड नंबर में फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का बनना। ऐसा हाइड्रोजन के पास मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन हमेशा एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, इससे ज़्यादा कभी नहीं बना सकता है। लेकिन जो हैलोजन्स हैं, सारे हैलोजन के पास या NH2 NP5 वाला बात है, मतलब सबके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यह 7 कोवेलेंट बॉन्ड तक बना सकता है। जैसे आप क्लोरीन की लेकर के चलो तो HCl बना, जिसमें क्लोरीन का एक बॉन्ड है। HClO2 बना, इसमें क्लोरीन का 3 बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली 2 लोन पेयर बचेंगे, यहाँ 3 लोन पेयर बच जाएगा। उसी प्रकार से HClO3 लेकर के चलोगे तो क्लोरीन का यहाँ 5 बॉन्ड हो गया, 2 4 5। और इसी प्रकार से HClO4 लेकर के चलोगे तो यहाँ क्लोरीन के 7 बॉन्ड बन जाएंगे। ऐसा तो फ्लोरीन हमेशा एक ही बनाता है, फ्लोरीन एक बनाता है, तो फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करेगा, क्योंकि दोनों एक ही बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन फ्लोरीन के अलावे कोई भी हैलोजन लोगे, आइदर क्लोरीन लो, ब्रोमीन लो, आयोडीन लो, ये सारे हैलोजन 1 3 5 और 7 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय a halogen atom will be 7, but hydrogen only forms only 1 covalent bond, एक से ज़्यादा या किसी भी केस में नहीं बना सकता है। तो यह भी एक डिफरेंस हो गया कि हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है, जबकि हैलोजन मैक्सिमम 7 कोवेलेंट बॉन्ड तक बना सकते हैं। उसके बाद ऑक्साइड्स तो दोनों बनाते हैं, हैलोजन भी ऑक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन भी ऑक्साइड बना लेता है, लेकिन ऑक्साइड का नेचर अलग अलग होता है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, जैसे क्लोरीन का ऑक्साइड आप लिखो Cl2O, हाइड्रोजन का H2O। जब इस Cl2O को आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो यह बनता है HClO2 प्लस HCl एंड दिस वन इज एन एसिड। तो चूंकि इस ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करने का एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब कि यह एसिडिक ऑक्साइड है, इसका मतलब हुआ कि यह एसिडिक ऑक्साइड है। जबकि H2O के वाटर में घोलोगे तो थोड़े कोई एसिड बनेगा, ये हाइड्रोनियम आयन बनता है प्लस हाइड्रोक्साइड बनता है, और ये बनना बता रहा है कि यह न्यूट्रल है। ऐसा तो समझ गए क्या अंतर है। सो हाइड्रोजन न्यूट्रल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जबकि हैलोजन एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर हुआ बात। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो बता रहा है कि हाइड्रोजन हैलोजन से अलग कैसे है।
पहला कि हाइड्रोजन का नेगेटिव आयन बनाने का टेंडेंसी कम होता है, रीजन बता दिए उसका। दूसरा, हाइड्रोजन हमेशा एक ही कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, जबकि हैलोजन मैक्सिमम 7 कोवलेंट बॉन्ड तक बना सकते हैं। और तीसरा हुआ कि हाइड्रोजन एक न्यूट्रल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जबकि हैलोजन जनरली एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हम लोग पढ़े जो कि अल्कली से या अल्कली मेटल से सिमिलर कैसे है, उससे अलग कैसे है, फिर हैलोजन से सिमिलर कैसे है, अलग कैसे है। तो ये सारे फैक्ट्स इस बात को बता रहे हैं कि हाइड्रोजन का जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वह स्पेसिफिक है, अभी भी कहीं ना कहीं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया है, क्योंकि यह मिल रहा है अल्कली मेटल से भी, हैलोजन से भी, अल्कली मेटल से भी अलग हो रहा है, हैलोजन से भी अलग हो रहा है। बावजूद इसके हाइड्रोजन को अल्कली मेटल के साथ रखा गया है, तो किस आधार पे रखा गया है इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बस एक एक्सप्लेनेशन है कि एस इलेक्ट्रॉन का, माने एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जाना। अब हम लोग आते हैं हाइड्रोजन का अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन। अकरेंस मतलब हाइड्रोजन का एग्जिस्टेंस, किस रूप में एग्जिस्ट करता है, कितना एग्जिस्ट करता है, वाह। तो बोल रहा है कि हाइड्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करने वाला एलिमेंट है कौन? हाइड्रोजन। फ्री स्टेट में बोल रहा है कि हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन सम वोल्केनिक गैसेस। और साथ ही साथ आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ स्टार्स एंड या आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ सन एंड अदर स्टार्स। यूनिवर्स में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में एलिमेंट वोल्केनिक गैसों का भी एक कंपोजिशन होता है। और बोल रहा है कि सन और जितने भी स्टार्स हैं सबके आउटर एटमॉस्फेयर में क्या होता है? हाइड्रोजन ही रहता है। अब जैसे बताए कि सन और अदर स्टार्स के आउटर एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन है, तो ये जो सन या फिर कोई भी स्टार्स है, हम लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी है इनमें, बहुत ज़्यादा इनसे जो है एनर्जी मिलता है। तो उस हाई एनर्जी के चलते क्या होता है? हाइड्रोजन का न्यूक्लियर फ्यूजन, 4 हाइड्रोजन एटम ऐसे न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब ये चारों हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस आपस में जुड़ेंगे तो यह कन्वर्ट हो जाता है हीलियम में। साथ ही साथ पोजिट्रॉन निकलता है, दिस इज कॉल्ड पोजिट्रॉन। 2 प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो क्या बताए कि सन और बाकी के जो स्टार्स हैं उनके आउटर एटमॉस्फेयर में होता है हाइड्रोजन। अब जो सन या कोई भी स्टार्स हैं तो इनमें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है ना, तो उस हाई एनर्जी के कारण क्या होता है कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, मतलब ये हाइड्रोजन एटम्स बहुत सारे आपस में जुड़ जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं हीलियम न्यूक्लियस में। साथ ही साथ पोजिट्रॉन निकलता है और यह लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का भी फॉर्मेशन यहाँ से होता है। अब हो रहा है कि जितने भी स्टार्स या फिर सन हैं, इसका आधा मास, हाफ मास
इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, कि सूर्य और बाकी के जो स्टार्स हैं वे सभी का जो मास है उसमें तकरीबन आधा कंट्रीब्यूशन हाइड्रोजन का ही है। मतलब सिंपली जानो कि ये हाइड्रोजन से बने होते हैं। हाइड्रोजन के अलावा हीलियम होता है, लेकिन हाइड्रोजन आधा तकरीबन वही होता है। अब सोच लो, हाइड्रोजन उनके अंदर है और यह न्यूक्लियर फ्यूजन के चलते इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है और वही एनर्जी उनमें स्टोर रहता है। तो जो इतना ज़्यादा एनर्जी होता है सन या बाकी स्टार्स में, वह इस रिएक्शन के चलते या मेनली समझो उसमें हाइड्रोजन के चलते। अर्थ पे भी हाइड्रोजन है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन वह हाइड्रोजन फ्रीली नहीं है, वह हाइड्रोजन वाटर के रूप में है। वाटर में जानते हैं हम लोग H2O है। कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में है, कार्बोहाइड्रेट्स भी कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड हैं ऐसे। तो अर्थ पे भी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन, बट फ्रीली नहीं, कंबाइंड फॉर्म, इन द कंबाइंड फॉर्म ऑफ वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऐसे कई फॉर्म हो सकते हैं। पेट्रोलियम नेचुरल गैसेस में भी होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या अर्थ के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस है या नहीं है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस, उससे कम ऑक्सीजन, फिर अब बाकी थोड़ा थोड़ा होता है, सब कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, ऐसे गैसेस होते हैं। तो क्या हम लोग के एटमॉस्फेयर में, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस है या नहीं है? क्या जवाब होना चाहिए? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना लाइटेस्ट गैस है। लाइटेस्ट गैस मतलब काफ़ी हल्का, इतना हल्का है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपने में खींच करके नहीं रख पाता है। आखिर जितने भी गैसेस जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में हैं वह इसलिए क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उन गैसों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए। लेकिन हाइड्रोजन इतना हल्का है, इतना लाइट है कि अर्थ का ग्रेविटेशन भी जो है ना इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करके नहीं रख पाता है। इसीलिए अर्थ के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस नहीं है, उसको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हमेशा वाइवा वगैरह में कि क्या अर्थ के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस है या नहीं है। तो जवाब देंगे नहीं है, क्योंकि यह बहुत हल्का है, लाइटेस्ट, और इतना हल्का है कि अर्थ का ग्रेविटेशन भी जो है इसको अपनी ओर खींच करके नहीं रख सकता है। तो यह हाइड्रोजन का अकरेंस था। पीछे हम लोग बहुत कुछ देखे, अब अकरेंस से जो बात सामने आया कि यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करने वाला एलिमेंट है हाइड्रोजन। सन और बाकी स्टार्स जो है हाइड्रोजन से मिलके बने हैं। हाइड्रोजन का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिसमें वह हीलियम में कन्वर्ट होता है, पॉजिट्रॉन बनता है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या क्या बनता है, तो हीलियम और पॉजिट्रॉन, और उसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। अर्थ का एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस नहीं है क्योंकि यह बहुत हल्का है, लाइटेस्ट, इतना हल्का कि अर्थ का ग्रेविटेशन भी इसको अपनी ओर खींच करके नहीं रख पाता है। इतना बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अब आता है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन का, जान रहे हैं हम लोग। प्रोटियम जिसको 1H1 और सिंबल इसका केवल H। ड्यूटेरियम जिसको 1H2 या D से सिंबलाइज करते हैं, और एक है ट्राइटियम 1H3 या इसको हम लोग T से सिंबलाइज करते हैं। तो ये 3 आइसोटोप्स का मतलब हम लोग जानते हैं ना, वैसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट हो तो वे कहलाते हैं आइसोटोप्स। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान रखोगे इसको। बात करें सब में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की, तो एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी एक। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है ना।
और न्यूट्रॉन निकालते हैं तो क्या, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2। तो यहाँ अंतर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स हैं, तीनों में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग है, और उसमें से भी प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं है। तो प्रोटियम एकमात्र वैसा एटम हुआ जिसके न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं है। ध्यान रखेंगे इस बात को हम लोग। अब प्रोटियम का सिंबल चूंकि H है, तो H से हम लोग हाइड्रोजन समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, H स्टैंड्स फॉर प्रोटियम। लेकिन है क्या कि हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स हैं ना, इन तीनों आइसोटोप्स में सबसे ज़्यादा जो एग्जिस्टेंस है वह प्रोटियम का ही है। दैट्स वाई हाइड्रोजन इज इक्विवेलेंट टू प्रोटियम। एग्जिस्टेंस की बात करोगे तो यदि प्रोटियम का एग्जिस्टेंस 1 है, तो इसके तुलना में ड्यूटेरियम होता है 1.56 इंटू 10⁻², और इसके तुलना में ट्राइटियम तो कुछ है ही नहीं, 10⁻18 है। तो इस रेशियो के आधार पर देख सकते हो कि हाइड्रोजन पूरा का पूरा प्रोटियम के रूप में ही एग्जिस्ट करता है, बहुत कम ड्यूटेरियम और नहीं के बराबर ट्राइटियम, और उसमें से भी ट्राइटियम जो है रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। अच्छा, तो चूंकि हाइड्रोजन मैक्सिमम प्रोटियम के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए प्रोटियम का मतलब हम लोग हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन का मतलब प्रोटियम समझेंगे। ध्यान रखोगे इस बात को, जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है कि किसमें न्यूट्रॉन नहीं है, और ऑप्शन में यदि हाइड्रोजन प्रोटियम दोनों दिया हुआ है, तो वहाँ आप प्रोटियम को टिक करोगे, लेकिन प्रोटियम नहीं है तब वहाँ आप हाइड्रोजन टिक करोगे। इस बात को ध्यान रखना। अब इनका कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखें, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह तो देख ही लिए। एटॉमिक मास की अब चर्चा कर लें, तो यह प्रोटियम का एटॉमिक मास 1.008, इसका है 2.014, इसका है 3.016, मतलब सबसे भारी ट्राइटियम हुआ। उसके बाद एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर या न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। क्या है, सब आगे का टॉपिक है, बस अभी वैल्यू याद रखना। इसके लिए 1/2, ड्यूटेरियम के लिए 1 और ट्राइटियम के लिए भी 1/2 होता है। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रोटियम स्टेबल है, ड्यूटेरियम भी स्टेबल है, लेकिन ट्राइटियम अनस्टेबल है या लेस स्टेबल है। रीजन कि या रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिविटी का मतलब जानते हैं हम लोग, किसी भी एलिमेंट से या एटम से अपने आप रेडिएशन का निकलना रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। ड्यूटेरियम और प्रोटियम ये दोनों नॉन रेडियो एक्टिव हैं, इनसे कोई रेडिएशन बाहर नहीं निकलता है ऐसा। तो ये प्रॉपर्टीज हुए प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का। अब इन प्रॉपर्टीज के आधार पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वह क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो दो बात इम्पॉर्टेंट हुआ। एक यह न्यूट्रॉन के बारे में, इसको ध्यान में रखोगे आप, और दूसरा यह रेडियो एक्टिव नेचर। अब ये जो तीनों आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तो आइसोटोप्स के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि आइसोटोप्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वह सेम, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। तो हाइड्रोजन का केमिकल प्रॉपर्टी ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, मतलब ये जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है, तीनों का केमिकल रिएक्शन सेम होगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जो है अलग अलग होगा। जैसे प्रोटियम को यदि हम लोग H2 लिखें, ड्यूटेरियम को D2 लिखें, ट्राइटियम को T2 लिखें, तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। या इससे बात नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे आप समझ लो, हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड है वह H2O है, जिसको वाटर बोलते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड। उसी प्रकार से ड्यूटेरियम का D2O हो जाएगा, जो कहलाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड, या इसी को हम लोग हेवी वाटर के नाम से जानते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना जानते हो, 100 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल वाटर है यदि तो 100 डिग्री सेल्सियस, और या हेवी वाटर का होता है 101 डिग्री सेल्सियस। तो देख लो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ ना, तो यह जो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ, इसको आप किस आधार पे एक्सप्लेन करोगे कि इसमें हाइड्रोजन का हेवियर आइसोटोप है,
ऐसा। और आइसोटोप का मास जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही अधिक होता है। लेकिन वही रिएक्शन की बात करोगे तो सेम रिएक्शन होता है। जैसे सोडियम का रिएक्शन वाटर से करवाते हैं तो क्या बनता है, बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाफ H2 प्लस या लॉट ऑफ एनर्जी। तो उसी प्रकार से यदि सोडियम का रिएक्शन आप D2O से करवाते हो तो बनेगा NaOD प्लस हाफ D2 प्लस एनर्जी। दिस इज सोडियम ड्यूटेरो ऑक्साइड। ऐसा। तो समझे अंतर, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हुआ, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ अलग हो गया क्योंकि मास अलग अलग है। फिजिकल प्रॉपर्टी जनरली मास साइज पे डिपेंड करता है, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टी है वह इलेक्ट्रॉन का संख्या पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन हम लोग देखे थे कि जितना हाइड्रोजन में है उतना ही ड्यूटेरियम में है, तो फिर जैसा रिएक्शन यहाँ वाटर का होगा सोडियम का, वैसे ही हेवी वाटर का हो जाएगा। तो आइसोटोप्स होने का मतलब हुआ कि उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होना लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो है सेम होना। अब ये जो तीन थे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तो एग्जिस्टेंस जो देखे हम लोग उसमें क्या बताया कि लगभग पूरा का पूरा हाइड्रोजन प्रोटियम के रूप में ही रहता है, थोड़ा बहुत रहता है उसमें क्या ड्यूटेरियम और बहुत कम रहता है ट्राइटियम। तो ट्राइटियम सबसे रेयरेस्ट हो गया, सबसे कम पाए जाने वाला, सबसे रेयर। इसको बनाया जा सकता है, इसको जो है बनाया जा सकता है कैसे, तो नाइट्रोजन का बोम्बार्डमेंट करवाते हैं न्यूट्रॉन से, तो यह कन्वर्ट हो जाता है कार्बन में प्लस ट्राइटियम निकलता है 1s3, दिस इज ट्राइटियम। उसी प्रकार से लिथियम भी न्यूट्रॉन से ही करेगा, तो यह बदल जाता है हीलियम में और यहाँ से भी जो है ट्राइटियम निकलता है ऐसा। तो इस तरह से ट्राइटियम को आप बना सकते हो न्यूट्रॉन का बोम्बार्डमेंट करवा करके, किससे, या तो नाइट्रोजन के न्यूक्लियस से या लिथियम का जो लाइटर आइसोटोप है, हल्का वाला आइसोटोप, उसके बोम्बार्डमेंट से बना सकते हो। बाकी केमिकल रिएक्शंस वगैरह तो हम लोग देख ही लिए कि सिमिलर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा अंतर होता नहीं है आइसोटोप्स के। तो हाइड्रोजन का रिएक्शन आप प्रोटियम के रूप में करवाओ चाहे ड्यूटेरियम के रूप में करवाओ, वे रिएक्शंस क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता, बस फिजिकल प्रॉपर्टीज में अंतर है। तो हाइड्रोजन का अकरेंस, उसका आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के नेचर, आइसोटोप्स का एग्जिस्टेंस, इन सारी बातों को जो है हम लोग देख लिए। तो इस लेक्चर को आज यहीं समाप्त करते हैं, बाकी जो डिस्कशन है वे आगे के लेक्चर से। धन्यवाद।